This conference will now be recorded. अद्य शुक्रवासरः अथवा भृगुवासरः कार्तिक कृष्ण एकादशी दिनांक 11 डिसेंबर 2020 माझा निदान मधुकोष्टिका दिनानुरूपाणि शंखं चक्रं जलौकान् ददतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगतवनप्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदाम् अमृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रेच्छत् सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। असति रूपाभिधाने व्याधेः अशेषेण स्वरूपमेव न व्यवच्छिद्यते किञ्च साध्यासाध्यत्वं च न ज्ञायते। तर्हि रूपाभिधाने असति सति यदि रूपाभिधानं न उक्तं स्यात् तर्हि व्याधेः अशेषेण स्वरूपमेव न ज्ञायते। तर्हि व्याधेः स्वरूपमेव तावत् न विज्ञायते। एवञ्च साध्यासाध्यत्वं चापि साध्यतार्थत्वं च न उपलभ्येत उक्तं च चरके पूर्वरूपाणि सर्वाणि ज्वरोक्तानि अतिमात्रया यं विशन्ति विशत्तेन मृत्युज्वरपुरस्सरः। तथा हि सुखसाध्य लक्षणे चरकः हेतवः पूर्वरूपाणि रूपाणि अल्पानि यस्य वै न च तुल्यगुणो दोष न दोषः प्रकृतिर्भवेत्। तर्हि यस्य हेतवः पूर्वरूपाणि रूपाणि अल्पानि एवञ्च न तुल्यगुणः दोषः न दोषः तुल्यगुणः न प्रकृतिः तुल्यगुणा भवेत्। तो अगर तुल्य गुण इस प्रकार के हेतु पूर्व रूप हेतु पूर्व रूप जिसके अल्प है और दोष तुल्य गुण नहीं है, दोष तुल्य गुण नहीं है, प्रकृति तुल्य गुण नहीं है, तो सुख साध्य लक्षण इस प्रकार का है। तो अगर रूप का ही पता न हो तो सुख साध्य है, दुख साध्य है, कष्ट साध्य है, इसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए ये जरूरी है कि रूप का ग्रहण किया जाए। तो जैसे मैंने कल कहा कि आज आधुनिक विज्ञान में बहुत सारे रोग इस प्रकार के हैं कि जो केवल पैथोलॉजिकली या रेडियोलॉजिकली डायग्नोज होते हैं और उनमें कुछ भी लक्षण नहीं होते हैं। तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। और फिर उसके आधार पर एलोपैथी में तो चिकित्सा दी जाती है। जहां तक सिम्टोमेटिक रिलीफ का सवाल है, चाहे हाइपरटेंशन हो, चाहे शुगर लेवल हाई हो, वगैरह वगैरह, लेकिन ये वास्तव नहीं है। हमारे हिसाब में उसका निदान क्या होगा और उसकी चिकित्सा क्या होगी, इसके बारे में काफी जिक्र मैंने कल की थी। तो वो सब ध्यान में रखना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। कष्टसाध्य लक्षणे चरका निमित्त पूर्व रूपाणाम मध्य में बले। तो निमित्त पूर्व रूप और रूप ये अगर मध्यम बल इस प्रकार का है
तो यहाँ पे रोग कष्ट साध्य है, ये भी हमें इससे पता चलता है कि मध्यम बल है रूप का, तो कष्ट साध्य हाँ तथा सर्व संपूर्ण लक्षणा सन्निपात ज्वरो साध्या, और सर्व संपूर्ण लक्षण इस प्रकार का सन्निपात ज्वर असाध्य है। तो यहाँ लक्षणों का काफी जिक्र है, ये उदाहरण काफी देते रहते हैं कि साध्यासाध्यत्व के बारे में ग्रंथों में बहुत सारे भाव है जिसके ऊपर साध्यासाध्यत्व निर्भर रहता है। तो पूर्व रूप, रूप और हेतु, ये जिसके बलवान है वो व्याधि भी बलवान होगा, कष्ट साध्य है, असाध्य होने की संभावना रहेगी। ये सब अल्प है और तुल्य दोष दूष्य प्रकृति नहीं है, तो फिर सुख साध्य होने की संभावना ज्यादा इस प्रकार की है। इसी प्रकार से सर्वसंपूर्ण लक्षण संधिपात ज्वरो साध्य, उसके पहले दोषे विपदे नष्टे सर्व संपूर्ण लक्षण, ऐसा है ये वाग्भट में है कि दोषे विपदे मंदे दोष विबद्ध है और अग्नि मंद है और सभी लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो सन्निपात ज्वरो साध्य। तो वहां पे हमने ये सोच लिया कि साध्या साध्यत्व किन किन बातों के जरिए, कारणों के जरिए हो सकता है। तो हेतु, पूर्व रूप, रूप ये भी उसमें शामिल है, अवस्था भी उसमें शामिल इस प्रकार की है। और कुछ लोग रोग पहले से ही कष्ट साध्य असाध्य होते, जन्म में वो धर्म सर्व प्राय कुछतम उदर व्याधि जो है वो जन्म हुआ तो ही समझना है कुछ साध्य है इस प्रकार। वात व्याधि में थोड़ा सा अजीब है, शुद्ध वात पक्ष, शुद्ध वात पक्ष प्राय कृच्छतमो मतः कृच्छस्पन्नेन संसृष्टः। तो ये केवल वात से बना हुआ कृच्छतम है और दूसरे दोषों के साथ में है तो कृच्छतर है इस प्रकार का। तो ये काफी अलग है, थोड़ा सा अपवाद इस स्वरूप का है। जनरली एक दोष से बना हुआ व्याधि थोड़ा सुख साध्य या कष्ट साध्य होगा, और दो दोष, तीन दोषों से बना हुआ व्याधि ज्यादा कष्ट साध्य इस प्रकार का होगा। लेकिन ये वातवादी में ये अपवाद इस प्रकार का बताया। तो कहने का तात्पर्य है, और अवस्थाएं होती है, दोष विबद्ध नष्ट सर्व संपूर्ण लक्षण, तो दोष विबंध और नष्ट ये अवस्थाएं है, तो उसके जरिए भी साध्य सत्यत्व होता है। तो हमने अगर ये जो रिकॉर्ड है, ये जो सूत्र है, लक्षणानि सर्वाणि अतिमात्रया और दोषे विबद्धे नष्टे ये अवस्था में चला जाएगा, और ज्वर से संधिपात असाध्य इस प्रकार की इसके रिकॉर्ड वहां पे किया गया है। दोष विबंध यानी कि दोष बाहर नहीं निकलने वाले इस प्रकार। वास्तव में ऐसा है कि वृद्धाभिषंदनात् पाकात् कोष्ठम वायुश्च निग्रह, इस प्रकार से वृद्धि अभिषंद पाक वगैरह वगैरह इस प्रकार के हो गए तो दोष शाखाओं से कोष्ठ में चले आते हैं। अब पाक अगर है तो जनरली वो अपने आप बाहर निकलने लगते हैं। सूत्रस्थान तीसरे अध्याय में इसके बारे में काफी जिक्र है। तो वो बताते हैं कि स्वयं प्रवृत्त अगर इस प्रकार के मन है तो उनको रोकना नहीं, लेकिन अगर आम है तो स्रोतोरोध बल भ्रंश गौरवानिलमूलता आलस्य पत्निष्ठिव मलसंगा रुचिक्लमाः, तो मलसंग वगैरह इस प्रकार के लक्षण दिखते हैं, विबंध इस प्रकार के लक्षण दिखते हैं, और ये काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है। तो प्रवृत्तान प्रागतो दोषान उपेक्षित हिताशिनः, अगर दोष खुद बाहर जा रहे हैं तो उनकी उपेक्षा करें।
विबद्धान पाचनैस्ते पाचन निर्हरेता। अगर विबद्ध है तो उन पाचनों का प्रयोग करके उनका पाचन करे या उनको बाहर दे, इस प्रकार से। तो ये एक अहम चीज रहेगी कि अगर इस प्रकार से दोष कोष्ठ में आए हैं और विबंध है तो फिर प्रॉब्लम ज्यादा इस प्रकार की होती है। अगर वो बाहर निकलने लगते हैं तो अच्छा होता है कि ये अपने आप बाहर निकल रहे हैं तो थोड़ी सुख साध्यता उसमें होगी। अभी वैद्य विलासानंद सर ने ताराचंद में वैतरण बस्ती का आरंभ किया और फिर दोषों की गति किस प्रकार की है उसके आधार पर आगे क्या करना ये निर्धारित किया। जैसे वैतरण बस्ती देने के बाद अगर उल्लास ज्यादा लक्षण है तो दोषों की गति ऊर्ध्व है और उस मार्ग से निकलना चाहते तो वो मन दे देना। अगर अधोगति दोषों की हो गई है तो विरेचन दे देना। इस प्रकार का उन्होंने वहां पे प्रचलन मिलाया। तो वैतरण बस्ती देने के बाद क्षोभ होता है दोषों का और वो अपने आप स्वयं प्रवृत्त होने लगते हैं ऊर्ध्व मार्ग से या अधो मार्ग से। और फिर भी विबंध उनका हो सकता है तो उस विबंध की अवस्था में उनको बाहर निकाल देना ये उचित इस प्रकार का है। पाचन करेंगे तो भी विबंध दूर हो जाएगा और अपने आप दोष बाहर निकलने लगेंगे क्योंकि स्रोतोरोधी का लक्षण इस प्रकार का है। तो अपिचात्मान गुरुता शूल स्थैमित्य कारिणी प्राणदा प्राणदा दोष विबद्धे संप्रवर्तनी। अतिसार की प्रथम अवस्था में हरित की जो है वो विबंध दूर करने वाली इस प्रकार की बताई गई है। तो ये एक पर्टिकुलर अवस्था है विबंध की कि जिसमें हमें दोषों का विबंध दूर करके उनको बाहर जाने देना है। तो ये अच्छा इस प्रकार का रहता है। असत्य उपशयाभिधाने संकीर्ण लक्षणे अनभिव्यक्त लक्षणे व व्याधो विशेष बोधो न स्यात्। तो अगर उपशय का अभिधान नहीं है, उपशय के बारे में बताया नहीं गया है, तो संकीर्ण लक्षण या अनभिव्यक्त लक्षण जिसमें बहुत लक्षण मिलजुल गए हैं एक दूसरे में और फिर निश्चय कर पाना मुश्किल होता है कि ये किस व्याधि का निर्देश करते हैं। या अनभिव्यक्त लक्षण एवं व्याधि या जिसमें लक्षण व्यक्त नहीं है विशेष बोधो न स्यात्, उसमें विशेष बोध नहीं होगा। तो उपशय बताना ये जरूर इस प्रकार का रहेगा। उपशय से अनुपशय भी ले सकते हैं लेकिन अनुपशय का समावेश निदान में हो जाता है तो वहीं पे उसको उसका ग्रहण किया गया है। तदुत्तम चरके गुणलिंगम व्याधि उपशयान उपशयाभ्याम परीक्षित। जिसके लक्षण गूढ़ है, गूढ़लिंग इस प्रकार का जो व्याधि है वो उपशय और अनुपशय के द्वारा उसका परीक्षण करें। तो जो भी औषध अन्न आहार इस प्रकार का विहार औषधान्न विहाराण उपयोगम सुखावम विद्यात उपशय व्याधि, ये उपशय की व्याख्या की गई है। तो जिनका भी प्रयोग करके उनको ठीक लग रहा है और ये केवल तात्कालिक ठीक लग रहा ऐसा नहीं है तो दीर्घकाल उससे फायदा हो रहा है तो समझ लेना चाहिए कि ये इस प्रकार का व्याधि है या इस प्रकार की दोष स्थिति है। तो काफी जगह ऐसा होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा व्याधि है या निश्चय नहीं कर पाते हैं कि कौन सा व्याधि है। व्याधि में निश्चय ये जो इनकी किताब है ताई राजवाड़े, शिवो जोशी और मुएले, तो उसमें एक जीर्ण ज्वर और त्रिपुराजयक्ष्मा इसके बारे में एक उदाहरण दिया है। दोनों के लक्षण एक जैसे है और कई दफा ये करना मुश्किल हो जाता है, तय करना मुश्किल हो जाता है कि ये जीर्ण ज्वर है या तीव्र प्राजयक्ष्मा इस प्रकार का। तो उसमें उनका कहना था कि पहले आप जीर्ण ज्वर की चिकित्सा करो, उससे अगर उपशम नहीं मिलता होगा
तो फिर त्रिरूप राजयक्ष्मा की तरफ मुड़ो और उसकी चिकित्सा करो। मैं थर्ड ईयर में था। हाँ। और मेरे पास मरीज आना शुरू हो गया था, रिश्तेदारों से, मित्रों से शुरुआत करके रेगुलर पेशेंट्स आने लगे। तो 2 महीने से ऐसे एक बुखार था, और मैंने उसका निदान त्रिरूप राजयक्ष्मा इस प्रकार का किया, स्वर्णमाला संतोलन दिया, लेकिन ज्यादा फायदा नहीं हुआ। तो उस समय में मैंने ये किताब पढ़ी, तो मैंने सोचा कि ठीक है, हम जीर्ण ज्वर की हैसियत से करेंगे, और सुदर्शन गणवटी आरंभ की। तो जैसे ही सुदर्शन गणवटी आरंभ होगी, वो सब लक्षण बिक गए और पेशेंट दुरुस्त हो गया। मैंने उल्टे तरीके से किया, ग्रंथ पुस्तक में उल्टे तरीके से किया था कि पहले जीर्ण ज्वर की चिकित्सा करो, अगर उसका फायदा नहीं होता है तो त्रिरूप राजयक्ष्मा की चिकित्सा करो, इस प्रकार से। तो कहने का मतलब, आई थिंक इट इज अवेलेबल वैदिक निश्चय। हाँ, क्योंकि रिप्रिंट हुआ है, और ज्यादा लोग वो खरीदने वाले नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही आयुर्वेद निष्ठ किताब है। मामा गोखले ने जो भी प्रयास किए हैं, इनमें ये एक मूर्धन्य किताब है, आयुर्वेदिक निष्ठ। और एलोपैथी का कुछ भी संबंध नहीं है इस किताब में, और आयुर्वेद के सभी रेफरेंसेस दिए गए हैं। तो अच्छी किताब है, तो शायद उपलब्ध होगी, मुझे अभी पता नहीं है। तो इस प्रकार से अगर गूढ़ लिंग है, संकीर्ण लक्षण इस प्रकार की स्थिति है, तो किससे रिलीफ आता है और किससे नहीं आता है, ये एक अहम चीज इस प्रकार की रही। और खास करके दोषों के बारे में जानने के लिए ये एक अच्छा तरीका इस प्रकार का। खास करके विदेशों में ये तरीका भली भांति काम में आता है। वहां के जो पदार्थ है वो हमें मालूम नहीं है उनके बारे में, उनका मूल गुणधर्म भी मालूम नहीं है, जैसे सोयाबीन से लेकर कुछ भी आप बात करो। और प्रचलन में जो खाद्य पदार्थ है उनके बारे में भी नाम भी मालूम नहीं होता, ऐसी स्थिति होती है। तो उनके बारे में जानना तो काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है। तो पेशेंट को ही पूछना कि ये खाने के बाद आपको कैसा लगा, आपको अच्छा लगा या आपकी तबीयत और बिगड़ गई। तो वो कॉशियस होते हैं, वो बताते हैं हाँ नहीं, इससे बात मेरी तबीयत और बिगड़ गई, मुझे ये हुआ वो हुआ वगैरह इस प्रकार से। तो उसके आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ठीक है, इसे वात का प्रकोप हो रहा है, पित्त का प्रकोप हो रहा है वगैरह। तो कम से कम उस कृतान्न से ये हुआ, ये तो निश्चित हो गया। अभी ज्यादा लोगों से यही अनुभव आएगा कि ये खाने के, इस प्रकार खाने से इस प्रकार के लक्षण मिलते हैं। तो फिर उसके बारे में सोच सकते हैं कि उसके मूल द्रव्य क्या है और घटक द्रव्य क्या है, उनका प्रमाण क्या है, किस रेसिपी किस प्रकार की है, और फिर उसके आधार पर थोड़ा उनके गुण कर्मों के बारे में भी निश्चय हो सकता है। ये कोई अच्छा तरीका नहीं है वास्तव में। हाँ, क्योंकि इसमें हाँ हाँ क्षति हो सकती है, भूल हो सकती है, लेकिन दूसरा भी कोई अच्छा तरीका इससे नहीं है। और कम से कम जिन चीजों से उन्हें नुकसान हो रहा है, अनुपशय आ रहा है, उनको टालने के बारे में तो हम बता सकते हैं, और जिन चीजों से उन्हें उपशम मिलता है उनको लेने के बारे में जिक्र कर सकते हैं। और ये रुग्ण खुद ही बता रहा है कि नहीं, मुझे इससे फायदा होता है, इससे नुकसान होता है, इससे तकलीफ होती है। तो आराम से उसको कह सकते हैं कि ये टालो और ये ले लो, इस प्रकार से। और फिर ऐसे बहुत सारे अनुभव इकट्ठा हो जाने पर एक चीज के बारे में हम शायद उसके बारे में कुछ निश्चितता कर सके कि ये
इस रोग को बढ़ावा देने वाला है, इस दोष को बढ़ावा देने वाला है, इस रोग में लाभ बता रखा है, इस दोष में अच्छा है। तो जो भी इस प्रकार के द्रव्य अभी प्रचलन में है, उनके बारे में कैसे सोचना, ये एक बड़ी चुनौती है। और ये एक उसका तरीका हो सकता है। हमने बीच में एक काम किया था कंसल्टेंसी के जरिए, और उसमें उनकी कल्पना थी कि पूरे आम सामान्य जन से आयुर्वेद के ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी इकट्ठा करें। उनका कहना था कि उसमें से 98% रिडंडेंट रहेगा, कि उसका कोई फायदा नहीं है इस प्रकार से। लेकिन जो 2% बचेगा, वो 2% बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और उसके लिए 100% कलेक्ट करना है अनुभव, ये सभी से इकट्ठा करने में। तो जिसके भी पास आयुर्वेद के बारे में जो भी अनुभव हो, किसी भी रोग के लिए हो, तो इस प्रकार से अगर ये करेंगे, काम करेंगे, तो हमें हमारे हाथ में कुछ आएगा, ऐसा उनका कहना था। तो मैंने कहा कि ये तो ठीक है, लेकिन आम जनता से इस प्रकार से पाने में काफी दिक्कत होगी। उसके बजाय हम अनुभवी वैद्यों से संकलन करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उस प्रकार के अनुभवी वैद्य जो 65 के ऊपर उनकी उम्र है, जिनकी कुछ शिष्य परंपरा नहीं है या वंश परंपरा नहीं है, और जिन्होंने कुछ लिखा भी नहीं है, उनके कुछ किताब भी इस प्रकार के नहीं है, तो संभवतः उनका ज्ञान उन्हीं के साथ चला जाएगा। तो बेटर ऑप्शन है कि उस ज्ञान को हम इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। तो हमें जरा फोकस अप्रोच मिलेगा, आम जनता से लेने के बजाय ये अच्छा रहेगा इस प्रकार से। उन्होंने तुरंत ये बात मान ली, और फिर हमने 15 वैद्यों से इस प्रकार के अनुभवों का संकलन किया, जिसमें मूवी पढ़ के ये भैयाराव गौतम ये थे, और भी अभी मुझे याद नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप लिवर और हार्ट, इसके लिए जानकारी इकट्ठा करो इस प्रकार से। तो मैंने उनके बारे में ये जानकारी हासिल करने की कोशिश की। तो प्रोजेक्ट पूरा हुआ, मैंने वो सभी इंफॉर्मेशन जो है वो वहां पे दे दी इस प्रकार से। लेकिन अभी भी मैं मानता हूं कि ये किसी भी साल में, किसी भी वर्ष में ये प्रोजेक्ट चल सकता है। अब पीरियडिकली हर 10 बरस के बाद जो 65 के ऊपर वैद्य होंगे, उनसे इस प्रकार से जानकारी हासिल करना, और डाटाबेस बना के वो अपडेट करता है। अब तो डिजिटल का जमाना है, तो प्रिंटिंग वगैरह की बात छोड़ो, लेकिन डिजिटल डाटाबेस तो बनेगा, और ये अच्छा रहेगा। Attention Ayush practitioners, the limits are by present the Ayush case registry portal, a platform to share your clinical experience and contribute to the body of knowledge of in your discipline. ओके। लेकिन उसका फॉर्मेट एक होना चाहिए। अगर फॉर्मेट हर एक का, उसका फॉर्मेट, आयुष का फॉर्मेट और हमारा फॉर्मेट अलग इस प्रकार का रहेगा, तो ये दिक्कत वाली बात हो सकती है। मैंने काफी प्रयास किए हैं कि हम अपना फॉर्म बनाए और वो डिजिटल हो। तो अभी एक हमने बनाया है प्रयोग,
करने जा रहे हैं उसका कर रहे हैं, तो वही फॉर्मेट सभी हमारे छात्र मिलाएंगे तो हमारा भी एक अलग डाटाबेस बनेगा इस प्रकार से। और बुजुर्ग जो वैद्य है उनके पास जाकर ये देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। वैसे उस समय में ऐसा होता, कड़ेगांव करके कराड़ के नजदीक देहात है, तो वहाँ एक व्यास नाम के वैद्य है, वो अभी 90 से ऊपर होगी उनकी उम्र, लेकिन उनका माधव निदान कंठस्थ था। हाँ। तो करीबन 2-3 बरस पहले मैं उनको जाकर मिला, एक बार 2 बरस ही होंगे, ज्यादा नहीं होगा। तो उनसे उनके अनुभव सुनना ये एक अहम चीज इस प्रकार की रही। वैसे दादा हरडीकर जी के पास में जब जब भी मौका मिलता था अहमदाबाद में तो जाता था, और घंटा 2 घंटे उनकी जिस प्रकार की मनस्थिति वो उसके बारे में बता नहीं सकते थे कि आज प्रसन्न मनोवृत्ति है तो आज बहुत सारा बोलेंगे, आज ठीक नहीं है तो फिर कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये ठीक है, जैसी परिस्थिति हो उसके आधार पर उनसे जाकर मिलना, और जितनी जानकारी हासिल कर सकते हैं तो उतनी जानकारी हासिल करना। तो इसमें एक अहम चीज ऐसी है कि इस प्रकार के अनुभवों के जरिए उपशय अनुपशय के बारे में अच्छी बात मालूम हो सकती है। और लोगों को अगर हम सिर्फ ये बताएंगे कि जिस खाने पीने की चीजों से या फिर विकार वगैरह इससे आपको किसी भी दोष की अवस्था में, किसी भी व्याधि की अवस्था में आपका अगर उपशम मिलता है तो वो नोट करो। जैसे भी कैंसर के बारे में बहुत सारे लोग गोमूत्र से लेकर ये गेहूं का रस वगैरह वगैरह या फिर नोनी वगैरह वगैरह ऐसे कुछ बहुत बहुत सारे सारी चीजें इस्तेमाल करते रहते हैं, हल्दी लेते हैं वगैरह वगैरह। तो उसमें ये नोट करना जरूरी है कि ये लेने के बाद उनको अच्छा लगा नहीं लगा या कुछ तकलीफ हो गई, अच्छा लगा तो भी हम उपशय में डाल सकते हैं, अगर तकलीफ हो गई तो अनुपशय में डाल सकते हैं। फिर उसके कारणों को ढूंढेंगे कि क्यों अच्छा लगा और क्यों तकलीफ हुई इस प्रकार से। तो अगर इस प्रकार से आम जनता से हम अ, अनुभव इकट्ठा करते हैं तो भी अच्छा है, वैद्यों से अनुभव इकट्ठा करते हैं तो भी अच्छा है। मुझे अभी पक्का याद नहीं है, अमेरिका में एक जर्नल आता था जो इस प्रकार की जानकारी इकट्ठा करता था, और यश मंडोर के यहाँ मैंने वो 2-3 बार देखा। अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन रसिक या वेदस्व पूछकर शायद उसके बारे में कुछ पता चले, और उसका सब्सक्रिप्शन अगर हम भर दे तो इसमें घरेलू उपचार के बारे में भी काफी जानकारी है अमेरिका में, और वैक्सीनेशन वगैरह के बारे में भी काफी जानकारी है कि जो चीजें गलत है अभी एलोपैथी में उसके बारे में भी जिक्र किया जाता है। तो इस प्रकार के मैगजीन्स को अगर हम अपना लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी व्हाट्सएप में पोस्ट आई थी रिफाइंड ऑयल के बारे में, हाँ मैंने कल ऐसे ही थोड़ी देखी, तो ये काफी अच्छी जानकारी है। और बहुत सारा समाज रिफाइंड ऑयल खा रहा है इस प्रकार से। मैं तो बता रहा हूँ कि नहीं, रिफाइंड ऑयल नहीं खाना है, जो प्राकृतिक रूप से मिलता है वही सेवन करना है। लेकिन ये क्यों नहीं खाना है, उससे क्या क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं, ये उसमें काफी अच्छी तरीके से दिया था, ये एक चीज रही। और दूसरा इसका संबंध स्वदेशी से है कि ये ऑलिव ऑयल वगैरह जो प्रचलन हो रहा है अभी भारत में, वो करने की क्या जरूरत है वास्तव में। हमारे साथ बहुत सारा ऑयल वगैरह है, पाम ऑयल का भी उसमें जिक्र किया गया है कि 40% पाम ऑयल अलाउ किया है। तो हम क्यों दूसरे लोगों पर निर्भर रहे हैं, क्यों ना हम हमारा प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें एक बात जरूर देखनी पड़ेगी कि हम क्या क्या इंपोर्ट करते हैं
आयात करते हैं और क्या क्या निर्यात करते हैं। तो आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो आयात कैसे कम हो और निर्यात कैसे बढ़े, इसके बारे में सोचना है। और ये आयात करते हुए भी जो अच्छी चीजें नहीं है वो हम आयात कर रहे हैं। ये केमिकल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, हाइब्रिडाइज सीड्स से लेकर बहुत सारी चीजें हम विदेशों से आयात कर रहे हैं। ये तेल आयात कर रहे हैं इस प्रकार से। तो हम उसका प्रोडक्शन हमारे देश में कैसे, और अच्छी चीज का प्रोडक्शन हमारे देश में कैसे करेंगे, इसके बारे में अगर सोचेंगे तो ये आत्मनिर्भर भारत, ये जो है ये हम सफलता उसमें पा सकेंगे। और हमारी इकोनॉमी सुदृढ़ इस प्रकार की होगी, बलवान इस प्रकार की होगी। तो मेरा कहना है कि सभी इसके बारे में गहराई में जाकर सोचे। राजीव दीक्षित ने इसके बारे में काफी प्रयास किए थे, स्वदेशी के बारे में, और ये सब बताने की कोशिश की थी। लेकिन उन्होंने जो आयुर्वेद का रेफरेंसेस लिए हैं वो अजीब है। और बड़े निर्धार पूर्वक उन्होंने बता दिया है कि आयुर्वेद में ऐसा बताया है, फिर इस प्रकार से जो आयुर्वेद में बताया ही नहीं है वास्तव में। लेकिन वो बात छोड़ो, स्वदेशी के बारे में उनके जो विचार है वो निश्चित अनुसरणीय है, इस प्रकार के है। और इतनी विदेशी कंपनियां भारत में इन्वेस्ट कर रही है और मुनाफा कमा रही है, और हमें कुछ पता नहीं है कि ये क्या कर रही है, और हम क्यों नहीं इस प्रकार से अ, इतने प्रयत्न करेंगे इस प्रकार से। अभी मैंने जो रिकॉर्डिंग हर रोज में करता था वो बंद है, मेरे पिछले रविवार से बंद है। और इसलिए बंद है कि मैं सोच रहा हूँ कि अगली सीरीज क्या होगी। एक तो मैं ये भी जानना चाहता था कितने लोग वास्तव में इंटरेस्टेड है इन ऑडियोज को सुनने के लिए। तो कुछ लोगों के मुझे मैसेजेस आए कि ये सीरीज बंद क्यों हुई, भेजा क्यों नहीं गया, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो ठीक है, समझ लेता हूँ कि कुछ लोग तो इंटरेस्टेड जरूर है। लेकिन मेरे सामने तीन चार ऑप्शंस है, उसमें से मैं किस पर जिक्र करूं ये थोड़ा सा मैं सोच रहा था। एक तो 63 या 36, 36 इस प्रकार के एक संवाद और विसंवाद, इसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो है उसके बारे में ज्यादा जिक्र होता नहीं है क्लिनिक में। और उसके जरिए कामक क्रोधादि जो विकार है उनके बारे में गहराई में जाकर सोचना और उसके लिए उपाय ढूंढना, ये एक अहम चीज रहेगी। तो साइकोलॉजी में लोगों ने काफी काम किया, और अभी आयुर्वेद कर कर भी लोग साइकोलॉजी का काम कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे यशस्वी जोशी है, सोहन पाठक औरंगाबाद में है, वो रेगुलर काउंसलिंग अभी कर रहे हैं। तो उसी सूत्र को आगे बढ़ाते हुए इसके बारे में जो संबंध है, चाहे पति पत्नी हो, चाहे पिता और पुत्र, या पिता और लड़की, माँ और लड़का लड़की, इस प्रकार के सासू और बहू, इस प्रकार के सास और बहू, इस प्रकार से। तो जितने भी संबंध है, या मित्र इस प्रकार से, तो जितने भी इनके इस प्रकार के संबंध है उसमें संवाद कैसे हो सकता है और विसंवाद कैसे होता है, विसंवाद क्यों होता है। तो संवाद कैसे होता है ये एक अहम चीज है, संवाद कैसे शुरू करना है ये पढ़ सीखने के लिए। और विसंवाद क्यों होता है, उसमें इंडिविजुअल कारण क्या क्या रहेंगे। शायद कामक्रोधादि विकार उसके मूल इस प्रकार का है, और रज उसका मूल कारण इस प्रकार का, रज या तम। तो वहां तक कैसे पहुंचे और उसको कैसे दूर करें, इसके बारे में थोड़ा सोच सकते हैं।
दूसरा अभी जो वेबसाइट बन रही है कैंसर के बारे में, कैंसर होलिस्टिक गाइडेंस, तो हाँ, अभी प्रकारानुरूप मार्गदर्शन तो मैंने पूरा किया है। हाँ, लेकिन उसके हैसियत से अगर कुछ लोगों तक पहुंचाने के लिए करना है तो उसके बारे में अलग सोचना इस प्रकार से है। वैसे मैं बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स में इसके बारे में बहस करता आया हूँ। तो वो भी एक विषय हो सकता है आगे चलकर उसको बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार से। और हाँ, वैद्यों के लिए कुछ अलग करे, ये भी एक बात हो सकती है। जैसे कि कैंसर के बारे में वैद्यों के लिए एक सीरीज कर शुरू कर सकते हैं कि जिसमें विभिन्न प्रकार के कैंसर, उनके एक्सपीरियंसेस को शेयर करना, और एक जो मूल ढांचा है कि नैसर्गिक या सेंद्रिय ही खाना है, जीवन शैली अच्छी रखनी है, आरोग्य संपन्न इस प्रकार की रखनी है, वगैरह वगैरह। और खास करके वैद्यों में इसका प्रचार प्रचार प्रसार कैसे हो इसके बारे में सोचना, और सभी वैद्य कैंसर की प्रैक्टिस में भी जुड़ जाए, ये भी एक थोड़ा सा उसमें विचार है, ताकि इस में वैद्य ज्वाइन हो सके। तो ये लेकिन वैद्यों के लिए इस प्रकार का होगा। और आम जनता के लिए कुछ अलग, एक जो मैंने वैद्यक शास्त्र, वैद्यक विश्व एक विहंगम अवलोकन, ये जो सीरीज की थी, वो फोकस सीरीज नहीं थी। जैसे विचार आते थे मैं उसमें बोलता था। अभी शायद उसकी किताब बनानी है तो एक फोकस सीरीज उसकी कर सकते हैं। और अभी ये ट्रांसलेशन भी उपलब्ध है, तो मैं जो बोलता हूँ उसका रिकॉर्डिंग सुनकर ट्रांसलेशन उसका किया जाता है अंग्रेजी में, और वॉइस ओवर भी मिलता है। तो एक फोकस्ड अप्रोच रखेंगे तो शायद ये बात बन सकती है कि उसकी किताब जल्दी बन सके, मराठी में और अंग्रेजी में, दोनों में बन सके। और शायद हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो उसका मराठी करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, और अंग्रेजी तो हो जाएगा, और वॉइस ओवर भी रहेंगे उसमें। 50 वर्षापूर्वी विरोधात जवस तेल, शेंगदाणा तेल खात असत, आता सर्वजण संतुलावर तेल खातात, त्यामुळे जवसाचे पीक घेणे बंद झाले. मग त्याचा शरीरात काय परिणाम झाला असा असा सर्वे करता येईल का? त्याचा करून जे पूर्वी चांगले असेल, पुन्हा शेंगदाणा जवस तेल वापरणे चांगले सोपे जाईल. बिल्कुल पॉसिबल है। वैसे तिल तेल फिर से प्रचलन में लाना, ये भी एक बात हो सकती है। और अभी कॉटन सीड ऑयल भी प्रचलन में काफी है, और ये जेम कॉटन है, जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन है, तो उसका तो प्रचलन तुरंत बंद करना आवश्यक है। तो जो पशु है, गाय वगैरह, उनके लिए ये कॉटन सीड की पेंट जो है वो दी जाती है, वो बिल्कुल गलत इस प्रकार का तरीका हो जाएगा। अगले 20-25 बरस में उसके परिणाम नतीजे सामने आएंगे, तो ये तुरंत बंद कर देना चाहिए इस प्रकार से। तो शायद ये थोड़ी जानकारी हासिल करनी पड़ेगी कि किस किस का प्रचलन था, और वो क्यों क्यों बंद हो गया, और लोग इसकी तरफ कैसे मुड़े। इसमें होता है ज्यादातर लोग अनुकरण करने वाले रहते हैं, अपने दिमाग से कोई सोचता नहीं है। कोई एक आधा ही आदमी अपने दिमाग से सोचता है कि क्या सही है क्या गलत है इस प्रकार से, और वो अगर सक्सेसफुल होता है तो बाकी उसका अनुकरण करते हैं। वो अगर सक्सेसफुल नहीं होता है तो बाकी लोग उसका अनुकरण नहीं करें। इन्होंने ये संकरित धान, संकरित बीज, और उसके साथ में ये पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स, इनका प्रयोग करके उत्पादन बढ़ता है, ये लोगों के सामने रख दिया, और लोग पागल हो गए उसके लिए। उसका दीर्घकालीन परिणाम क्या होने वाला है ये किसी ने सोचा नहीं।
अब जबकि ये परिस्थिति आ गई है कि इसके दुष्परिणाम से भी सामने आ रहे हैं, तो ये फिर से रिवर्ट करना पड़ेगा, देसी बीज और नैसर्गिक पद्धति से खेती फिर से करनी पड़ेगी, और इससे भी हम आत्मनिर्भर होंगे और सेहत भी हमारी अच्छी रहेगी। और जो जमीन पानी ये सब बिगड़ रहा है, पशुओं के ऊपर वनस्पतियों के ऊपर जो बुरे परिणाम दिख रहे हैं, उसको भी हम मिटा सकेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसका मुझे भी फायदा मिलता है, लोगों को भी फायदा मिलता है। और व्हाट्सएप में ज्यादातर मैसेजेस फॉरवर्डेड रहते हैं, मैसेज बनाने वाले कितने लोग हैं, ये देखना बहुत जरूरी पड़ेगा कि जो कुछ इंफॉर्मेशन नई इस तरीके से दे रहे हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन ज्यादा अच्छी इस प्रकार की रहेगी। तो इसके बारे में सोचना है कि हम क्या करें। तो आप भी अगर मुझे सुझाव दे देंगे, मैं व्हाट्सएप ज्यादा देखता नहीं, फिर भी जीएसवीसी ग्रुप में अगर अगली ऑडियो रिकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं इसके बारे में सुझाव मिलते हैं, तो शायद मैं मंगलवार से फिर से शुरू करूंगा। सोमवार को अमावस्या है, मंगलवार को मार्गशीर्ष मास आरंभ होने वाला है। तब तक मैं कुछ डिसाइड कर लूं और उसका आरंभ उस समय में हो जाए। तो मेरे कहने का मतलब है कि उपशय अनुपशय ये एक अहम चीज है, लोगों से जानकारी लेना कि किससे फायदा होता है, किससे नुकसान होता है, और उसके आधार पर परिवर्तन लाना, कि दवाइयों का प्रयोग करना है या खाने पीने की चीजों के बारे में परिवर्तन लाना कि ये मत करो ये करो वगैरह इस प्रकार से, तो शायद कुछ बात बन जाए। और खास करके विदेशों में तो ये बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार का रहेगा। भारत में फिर भी हम बता सकते हैं कि ये अच्छी चीज है, ये खाओ, ये मिलती है इस प्रकार से, लेकिन विदेशों में इसके बारे में कैसे जिक्र करना ये काफी मुश्किल इस प्रकार की है। और वैसे एक्सपोर्ट के लिए भी काफी स्कोप है, लेकिन जैसे कि दाल चावल गेहूं ये सब भारत से एक्सपोर्ट होता है, और भारतीय लोग जो है वो उसका प्रयोग करते हैं। आटा भी बहुत बड़े बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट होता है, लेकिन ये ऑर्गेनिक नहीं है। तो कैसे करें, वहां जो ऑर्गेनिक मिलता है वो ले ले, या फिर जो नॉन ऑर्गेनिक भारत से आ रहा है वो ले ले, एक बड़ी समस्या होती है। दोनों की अपनी अपनी मर्यादाएं हैं। तो उचितो यस्यो देशस्तज्जं तस्य औषधं हितम्, उस हिसाब से जो वहां बन रहा है वो लेना उचित है, ऑर्गेनिक उसमें से। लेकिन अभी ये जेनेटिकली मॉडिफाइड वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं, और एक ही कंपनी का गेहूं का आटा सभी अमेरिका में प्रचलन में है, हाँ, मॉन्टेलो कंपनी का। तो ये सही है रास्ता, या हमें उसके बारे में सजग होकर यहाँ से जो आटा एक्सपोर्ट होता है वो ऑर्गेनिक आटा कैसे एक्सपोर्ट होता है ऐसा देखिए, तो वहां पे कन्विंस करना ज्यादा आसान है। जैसे ही दूध के बारे में भी मैंने जिक्र किया था कि देसी गाय का दूध पाउडर बना के अगर हम यूएई वगैरह देशों में भेज सकते हैं जहाँ पे गायें है ही नहीं, इस प्रकार से ऊंट है लेकिन गायें नहीं है, तो ये एक बात हो सकती है इस प्रकार से। तो इसमें एक्सपोर्ट पोटेंशियल्स क्या क्या है, ये अगर हम देखेंगे, लोगों की जरूरत क्या है और हम क्या दे सकते हैं यहाँ से, तो शायद ये आत्मनिर्भर भारत को भी प्रोत्साहन मिलेगा, और हाँ, आरोग्य भी टिका रहेगा। तो मेरा सुझाव है कि आप भी थोड़ा इसके बारे में, विदेश में ऑर्गेनिक तो होता है पर बेसिक सीड मॉडिफाइड वाला होता है,
पर तो कैसा करें, कई बार तो कैसा करें। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि देसी सीड्स वहां भी कुछ लोग करने वाले हैं। वन स्ट्रॉ रिवॉल्यूशन करके एक किताब है, और उसने काफी हलचल मचाई है, और वो इसी प्रकार देसी सीड का जिक्र करने वाले इस प्रकार के हैं। लेकिन ये बहुत ही थोड़े लोग हैं और उनकी शक्ति भी कम है। तो ये परिवर्तन लाने के लिए काफी झगड़ना पड़ेगा। और ये मॉन्टेलो जैसी कंपनी तो जायंट है इस सदी में, और दूसरी किसी गेहूं की वैरायटी वो आने ही नहीं देते इस प्रकार से। बुक नेम फर्स्ट फिर से बताइए। वन स्ट्रॉ रिवॉल्यूशन, वन स्ट्रॉ STRAW रिवॉल्यूशन, इस प्रकार से। उसका मराठी में अनुवाद शायद प्रदेश हो चुका है, एका गवताची क्रांति, इस प्रकार से। तो ये भी मराठी अनुवाद पब्लिश हो चुका है। तो दुधाची पावडर करताना काही केमिकल ऍड करतात का, काही केमिकल प्रोसेस फॉलो करावी लागते का? मुझे नहीं लगता है केमिकल प्रोसेस होती है उसमें। सिर्फ फैट अलग किया जाता है, हाँ, और दूध और पानी अलग किया जाता है। और जब दूध बनाना पड़ता है, अभी अप्रैल में, इन 2 महीनों में दूध कम हो जाता है। तो ये सब बड़ी कंपनियां जो है, चाहे चितले हो, अमूल हो वगैरह, वो दूध बनाकर बेचती है। तो उनकी ही कंपनी की पाउडर अलग की जाती है, फैट अलग किया जाता है, और फिर ये फैट पाउडर और पानी ये इकट्ठा करके दूध बनता है। तो ये ठीक है, कम से कम वही इंग्रेडिएंट्स है जो केमिकली भी दूध बनाते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन इस प्रकार से दूध बनता है, तो उसमें मेरे ख्याल में कोई इस प्रकार की स्थिति नहीं है कि जो केमिकल्स वगैरह डाले जाते हैं इस प्रकार से। और स्प्रे ड्राई मेथड से पाउडर अच्छी बनती है। तो तुम्हारे पास दूध कितना उपलब्ध है, वो देखकर वो अगर करेंगे तो चलेगा। हमारे कोकण में, हाँ, जबकि दूध को ज्यादा भाव नहीं है, अगर देहातों में इस प्रकार का दूध कलेक्शन होता रहेगा और ज्यादा उसको प्राइस मिलती नहीं है, तो लोग करते हैं कि घी में कन्वर्ट करके घी बेचते हैं, हाँ, और सभी मुनाफा घी से ही लेने की कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल में वो भी बराबर नहीं है। तो दूध की पाउडर बना के अगर बेचे, तो ये हो सकता है कि उससे काफी मुनाफा मिल सकता है। और फैट वैसे भी अलग हो जाएगा, उसको फिर कर्नल करके दही बना ले उसका, ये नवनीत बनाए और फिर उससे घी बनाए, ये भी हो सकता है इस प्रकार से। और हमें फिर से दूध तैयार नहीं करना है, तो फैट का कोई लेना देना नहीं है इस प्रकार से। तो ये थोड़ा बेहतर चॉइस इस प्रकार का रहेगा। अभी इसके बारे में थोड़ा सोचना है कि मेरे पास तो अभी हम प्रयोग कर सकते हैं, सिर्फ ये बाकी भी प्रॉब्लम्स बहुत है वहां पे। शेळीच्या दुधाची पावडर मिलते का? मुझे नहीं मालूम, ये शायद नहीं अवेलेबल। बोट मिल्क अभी विदेशों में मिलता है, और मैं उसी का सुझाव देता हूँ। अगर A2 मिल्क नहीं है तो बोट मिल्क देने के लिए बताता हूँ, लेकिन ये पाश्चराइज्ड होता है। विदेशों में, अमेरिका में केवल एक क्लेयर फार्म इस प्रकार का है जो कच्चा दूध बेचती है, वो कैलिफोर्निया में है। लेकिन बाकी सभी जगह दूध जो आएगा, शायद A2 मिल्क होगा, वो भी पाश्चराइज ही होगा। अगर दूसरा कुछ मिलता नहीं है तो ये ठीक है, लेकिन कोशिश होनी चाहिए कि बगैर पाश्चराइजेशन दूध हमें मिले, ले इस प्रकार से। तो ठीक है। हाँ, गुणलिंगम व्याधि उपशय अनुपशयाभ्याम परीक्षेत। गुणलिंग जो व्याधी है वो उपशय अनुपशय, स्किम मिल्क मध्ये मिल्क पावडर मध्ये फॅट नसते। लेकिन ये जो स्किम मिल्क पाउडर आती है वो A1 की आती है, A2 से कोई स्किम मिल्क पाउडर नहीं बनाता।
अभी इसके बारे में सोचा भी नहीं गया है। अगर हमने आदि भूमि रियली सुजलाम सुफलाम करनी है तो देसी गाय सभी देहातों में बढ़नी चाहिए। अभी जो जर्सी गाय है उसको रिप्लेस करते हुए धीरे धीरे सभी देसी गाय का प्रचलन हो जाए। नई पीढ़ियां जो आए वो 50%, 75% इस प्रकार से बदलते हुए पूरी 100% देसी गाय इस प्रकार की हो जाए तो बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है। और फिर उसमें जो दूध का उत्पादन होगा वो अगर शहरों में नहीं जा रहा तो पाउडर बना के बेचेंगे और घी अलग से बनाएंगे तो ये फायदेमंद होगा। मुझे इसके बारे में संदेह नहीं, ये फायदेमंद होगा इसके बारे में। अगर शहर नजदीक है और शहर में दूध बेच सकते हैं तो एक अलग चीज है। पथमेडाची देशी गाईची दुधाची पावडर अमेझॉनवर मिळते, वो हमने ले लिया है और श्रुति को भेजी भी है। हाँ, जो शर्व मेरा पोता है उसको उसी का दूध चल रहा है। तो उसी के जरिए मेरे ध्यान में ये कल्पना आई कि वहाँ जुवेनाइल डायबिटीज बढ़ रहा है यूएई में और उसका कारण ये एवन मिल्क है। तो अगर ये बात लोगों तक पहुंच जाती है तो लोग मुड़ेंगे A2 मिल्क के दूध पाउडर के लिए। अगर दूध ही यहाँ से एक्सपोर्ट होता है तो भी अच्छी चीज है। या वहां पे फिर फार्म बनाते हैं वहां दुबई और अबू धाबी के बीच, दुबई के नजदीक मिरेकल गार्डन करके है। ये तो पूरा डेजर्ट है, फिर भी उस डेजर्ट में उन्होंने इस प्रकार के पौधे लगाए और गार्डन बनाएंगे कि जरूर तारीफ करनी पड़ेगी। तो ये अगर हो सकता है तो इस प्रकार का गाय का, देसी गाय का फार्म बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं है, हो सकता है। लेकिन ये विजन चाहिए। हाँ मुझे ये करना है इस प्रकार से और पैसा होना चाहिए वगैरह वगैरह। हाँ, तो ये कर सकते हैं और उसको मार्केट जरूर रहेगा, उसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। तो आत्मनिर्भर भारत में इस प्रकार की कल्पनाएं अगर हम बूस्ट करते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं तो शायद ये एक अलग तरीका इस प्रकार का होगा। इससे देश का भी फायदा होगा, हमारा भी फायदा होगा इस प्रकार से। अभी मैंने एक कंपनी एस्टेब्लिश की है, सुश्रुत एग्रो नेचुरल्स प्राइवेट लिमिटेड, कोकण के लिए काम करने के लिए। तो इस कंपनी के जरिए मैं आगे की कुछ कर सकता हूँ। तो एक तो सस्टेनेबल होना है, खेती सस्टेनेबल नहीं है, ये एक बड़ी अजीब चीज है। और ये सब परिणाम आया है वो हाइब्रिडाइजेशन, केमिकल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इनके जरिए आया। तो अगर एक रोल मॉडल बन सके कि नैसर्गिक पद्धति से खेती करते हुए भी वो फायदेमंद होती है तो लोग अनुकरण करेंगे। अभी स्थिति ऐसी है वो मानते ही नहीं है इस प्रकार का होता है ऐसा। और जो केवल खेती के ऊपर निर्भर है वो प्रयोग ज्यादा नहीं कर सकते हैं, ये भी एक बात है। वो मानसिकता बदलने के लिए काफी प्रयास करते हैं होते हैं। तो एक तरीके से धीरे धीरे इसके बारे में जानकारी देते रहे, रोजों लोगों को रिजल्ट दिखाते रहे और फिर दूसरी तरफ ये आत्मनिर्भर भारत या निर्यात के लिए चुनौतियां ढूंढते रहेंगे इस प्रकार से। तो ये कुछ बात बन सकती है। तो ठीक है। असत्यांच संप्राप्तो पूर्वरूपादि प्रतीतस्यापि व्याधेः चिकित्सोपयोगिना अंशांश योगिनांशांश विकल्पना बलकालादेः अप्रतीतेः चिकित्सा विशेषो न स्यात्। अगर संप्राप्ति के बारे में बताया नहीं गया तो पूर्व रूपादि से प्रतीत जो व्याधि है
उसके जो चिकित्सा उपयोगी अंश है, अंशांश विकल्पना, बल, काल वगैरह, उसकी प्रतीति न होने का कारण, उसके बारे में जानकारी न होने का कारण चिकित्सा विशेषः न स्यात्, चिकित्सा विशेष उसमें नहीं रहेगा। अब ये बड़ी अजीब चीज है कि संप्राप्ति एक अहम ज्ञाति ज्ञानोपाय है और उसको उतना महत्व नहीं दिया गया। यहाँ पे संप्राप्ति का विवरण उन्होंने खत्म कर दिया कि बस एक पंक्ति में पूर्व रूपादि प्रतीत व्याधि है, उसके चिकित्सा के लिए जो अंशांश विकल्पना ये है उसके बारे में जानकारी नहीं हो। लेकिन सिर्फ चिकित्सा के बारे में क्यों, निदान के बारे में भी इसमें जानकारी होना बहुत जरूरी है। और संप्राप्ति का एक अहम रोल है खुद का कि किस तरीके से व्याधि का निर्माण हुआ और उसके आधार पर उसका प्रतिकार कैसे करना है, ये निश्चित होता रहता है। तो अगर संप्राप्ति भली भांति नहीं समझेंगे तो ये दिक्कत वाली बात रहेगी। और संप्राप्ति इतनी दुर्लक्षणीय बिल्कुल नहीं है, वो एक अहम चीज है जिसके ऊपर ज्यादा जिक्र नहीं किया गया। इसमें एब्स्ट्रैक्ट भाव ज्यादा है और इसलिए ये तकलीफ वाली बात है। तो कल हम इसके बारे में थोड़ा जिक्र करेंगे, पूरा लेक्चर संप्राप्ति में ही चला जाएगा कल का तो, और जरूरत पड़े तो अगले गुरुवार को भी इसके बारे में जिक्र करना पड़ेगा। लेकिन संप्राप्ति एक अहम चीज है और विधा दुष्टेन दोषेण यथाचा अनविसर्गता निरूपितानय स्यासु, इसके बारे में जब चर्चा करेंगे तो संप्राप्ति के और भी भेद सामने आएंगे। लेकिन निदान की दृष्टि से संप्राप्ति का महत्व कितना है, हाँ, ये अभी सोचने की कोशिश करेंगे कल के लेक्चर में। आज यही रुकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि आपके अगर कोई सुझाव है अगले वाली सीरीज कौन सी हो तो जरूर व्हाट्सएप पे भेजें और मैं उसके बारे में सोचूंगा। और फिर मंगलवार से नई सीरीज इस प्रकार की आरंभ होगी। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। विरम्यते व्याख्यानव्यापारः। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।